Hey everyone, welcome back to my channel and today we are going to do the human eye and the colorful world. Physics का ये chapter full explanation. So let us start. आपको पता है जो अभी दुनिया में सबसे लेटेस्ट आईफोन है यानी कि आईफोन 14 प्रो मैक्स बोल रहे कि उसका कैमरा ना वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा है, वर्ल्ड के टॉप कैमरास में आता है। लेकिन आपको पता है कि जो उसका कैमरा भी है वो सिर्फ 48 मेगापिक्सल्स का ही है। लेकिन आपको पता है जो हमारी ह्यूमन आई, जो हमारी आंख के अंदर लेंस होता है वो कितने मेगापिक्सल्स का होता है? वो होता है 576 मेगापिक्सल्स का। अगर यकीन नहीं आ रहा तो गूगल करके देख लो। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारी आंखें कैमरा है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी आंख एक ऐसा कैमरा है जो आज तक वर्ल्ड में बना ही नहीं है। तो इसी ब्यूटीफुल से ऑर्गन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई देख रहे हो, आप सामने से इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है ह्यूमन आई का। क्रॉस सेक्शन, जब मेरा चेहरा ऐसे तो क्रॉस सेक्शन वाइज ह्यूमन आई कैसी दिखती है, ये वो स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का जो हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके सारे पार्ट्स को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। देखो इसको बोला जाता है कॉर्निया। सबसे पहले द ह्यूमन आई जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारी बॉडी में होता है वो हमारी आंख होती है, ह्यूमन आई होती है। सो द ह्यूमन आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। द आई इज नियरली स्फेरिकल इन शेप, नियरली पूरी भी नहीं होती है लेकिन नियरली स्फेयर जैसी दिखती है आई, पूरी भी नहीं। विद अ स्लाइट बल्ज, ये जो आपको बल्ज दिख रहा है फ्रंट पार्ट में, एक स्लाइट बल्ज होता है इसका, क्या, आंख का फ्रंट पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने कॉर्निया के बारे में। सो द लाइट, so the front part of the eye is covered by a transparent spherical mirror। ये transparent spherical mirror होता है जिससे कि front part of the eye cover हुआ आता है, उसी को कॉर्निया बोलते हैं। लाइट enters the eye through cornea। लाइट जो है आंख में एंटर ही इस कॉर्निया के थ्रू होती है। फिर आता है फिर बात करते हैं स्केलेरा की। स्केलेरा ये वाली जो आउटर वाली जो कवरिंग होती है उसको स्केलेरा बोलते हैं। स्केलेरा इट इज द मसल दैट होल्ड्स द आई इन द सॉकेट। आपके सॉकेट में आंख स्टेबल है एक जगह पर पकड़ के, कौन है? यही मसल, ये एक स्केलेरा एक मसल होती है जो आई को उसके सॉकेट में पकड़ कर होती है। देन टॉकिंग अबाउट कोरॉइड, ये जो सेकेंड लेयर होती है इसको कोरॉइड बोला जाता है। इट इज द डार्क लेयर दैट प्रिवेंट्स द लाइट टू पास थ्रू। ये डार्क होती है और इसमें कोई भी लाइट जो है पास थ्रू, इसके पास थ्रू नहीं कर सकती, और ये एक डार्क लेयर होती है। Then coming on to aqueous humor, so the space behind the cornea is filled with a liquid। जो कॉर्निया के पीछे जो स्पेस होती है उसमें एक लिक्विड होता है, उसी लिक्विड को ये जो लिक्विड होता है, the space behind the cornea is filled with a liquid called as the aqueous humor। राइट, ठीक। फिर बात करते हैं अबाउट रेटिना। रेटिना कहां पर होता है? यहाँ पर रेटिना होता है। देखो यहाँ पर भी देखो रेटिना, यहाँ पर ये जो पूरी लेयर होती है ना, पूरी लेयर यहाँ पर, जहां पर आपको, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो उसकी इमेज जो बनती है वो रेटिना पर ही बनती है। आप मुझे देख रहे हो या मैं इस लैपटॉप को देख रही हूँ तो इसकी इमेज मेरी कहां पर बन रही है? रेटिना पर ही बन रही है। तभी मैं इस चीज को या किसी भी चीज को आप देखते हो, रेटिना पर ही उसकी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो रेटिना, सो रेटिना it is the back inner surface, जो back inner surface of the eyeball होता है, that is retina। so it is the back inner surface of the eyeball and it is light sensitive। लाइट सेंसिटिव होता है। इट इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, एक सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। एंड द लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स ऑफ रेटिना आर कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। ये रॉड्स और कोन्स का बना हुआ होता है। रॉड्स और कोन्स क्या है? जो लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं लाइट,
उन रिसेप्टर्स को जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं उनको रॉड्स और कोन्स बोला जाता है. सो रेटिना, इट इज द बैक इनर सरफेस ऑफ द आई बॉल. सो इट इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज लाइट सेंसिटिव एंड इज इक्वल टू अ कैमरा स्क्रीन. ये कैमरा स्क्रीन के बराबर है, इस पे पूरी इमेज छप जाती है, राइट. So it is equivalent to a camera screen, and the light sensitive receptors of the retina are called as rods and cones. Then talking about vitreous humor, ये जो पूरा लिक्विड फिल्ड होता है ये मिडल ऑफ द आई में, सारा लिक्विड, सारे लिक्विड को vitreous humor बोला जाता है. Now what is it, vitreous humor? It is the fluid प्रेजेंट बिटवीन द लेंस. ये आपका आई लेंस है, इस लेंस और रेटिना के बीच में जो सारा फ्लूइड होता है, इस सारे फ्लूइड को विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं. ये काम क्या करता है? इट हेल्प्स मेंटेन द ब्लड प्रेशर ऑफ द आई एंड रिटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ द आई. आई की शेप और साइज को रिटेन यही विट्रियस ह्यूमर करता है, और ये आई का ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखता है आपका विट्रियस ह्यूमर. ऑलराइट, देन वी विल टॉक अबाउट ऑप्टिक नर्व. ये जो नर्व जो बाहर जाती है फिर ब्रेन तक जो सिग्नल्स पहुंचाती है, इस नर्व को ऑप्टिक नर्व बोला जाता है. What is optic nerve? So the light from the receptors are sent as electrical signals to the brain through the optic nerve. जो receptors receive करते हैं लाइट, वो ब्रेन तक पहुंचाई जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा. जो नर्व उसको पहुंचाती है ब्रेन तक, उस नर्व को ऑप्टिक नर्व बोला जाता है. सो द लाइट फ्रॉम द रिसेप्टर्स आर सेंड एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व. ऑलराइट, फिर आपका आता है ब्लाइंड स्पॉट. ये जो यहाँ पर ये स्पॉट होता है ये ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड स्पॉट इसको बोला जाता है. ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनसेंसिटिव टू लाइट होता है एंड इट इज द स्पॉट एट विच द ऑप्टिक नर्व एंटर्स द आई. इसी स्पॉट पे तो ऑप्टिक नर्व आई को एंटर कर रही है ना, इसी स्पॉट पे, तो इट इज द स्पॉट एट विच द ऑप्टिक नर्व एंटर्स द आई एंड इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट. ये लाइट को इनसेंसिटिव होता है एंड हेंस द नेम, एज द नेम सजेस्ट्स. ऑलराइट, देन वी हैव दिस इज योर आई लेंस. ये जो लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, आई लेंस बोल लो आप इसको. तो ये जो लेंस होता है ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है. सो द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है. दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव. आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है. क्या लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस होता है. which made up of transparent jelly like proteinaceous material का बना हुआ होता है. It is hard at the middle and gradually becomes soft at the outer edges. मिडल में ये हार्ड होता है लेकिन आउटर एजेस की तरफ ये ग्रेजुअली जो है सॉफ्ट होता जाता है. ऐसा दिखता है आपका कॉन्वेक्स ऐसा दिखता है आपका कॉन्वेक्स लेंस. हार्ड होता है ये मिडल में और जैसे आउटर एजेस की तरफ ये सॉफ्ट होता जाता है और ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल का बना हुआ होता है. राइट, तो आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है. राइट, फिर बात करते हैं सिलेरी मसल्स की. बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये रब कर देती हूँ, वेट. हाँ, तो अब बात करते हैं सिलेरी मसल्स की. ये जो मसल्स है जो आई को ऐसे पकड़ कर होती है, दोनों साइडों से जो मसल्स जो आई को ऐसे पकड़ कर होती है, उस मसल को सिलेरी मसल बोला जाता है. ये दिस इज सिलेरी मसल्स. ये आई को अपने सॉकेट में ऐसे पकड़ कर होती है. आई को बोल रही हूँ, सो सॉरी, लेंस को अपने सॉकेट में जो है पकड़ कर होती है. सो द लेंस इज हेल्ड इन द पोजिशन बाय द मसल. ये लेंस को जो है इधर उधर हिलने नहीं देती है, अपनी पोजिशन पर वो स्टिक रहे, ये सिलेरी मसल्स का काम होता है. सो इट हेल्प्स चेंज द कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. आई लेंस का कर्वेचर और फोकल लेंथ बदलने में भी आपकी सिलेरी मसल्स ही जो है मदद करती है. देन वी हैव आइरिस. दिस ये जो ये होता है इसको आइरिस बोला जाता है. What is iris? It is a dark colored muscular diaphragm which has a small circular opening in the middle. ये dark colored muscular diaphragm होता है और इस iris के बीच में छोटी सी circular opening होती है. ये जो छोटी सी circular opening है इसी को तो हम pupil बोलते हैं.
इसी को हम प्यूपिल बोलते हैं. So the iris is a dark colored muscular diaphragm with a small circular opening in the middle, that is pupil, and it regulates the amount of light entering the eye. कितनी लाइट आई के अंदर एंटर करेगी, ज्यादा कम, वो सारा आयरिस देखता है. एंड इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल. और ये रेगुलेट कैसे करता है? साइज ऑफ प्यूपिल को एडजस्ट करके. हमने देखा ना, जब ब्राइट लाइट में आप जाओगे तो प्यूपिल का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, फिर जब डार्क में जाओगे वो बड़ा हो जाता है, राइट? तो वो सारा कौन कंट्रोल करता है? वो आयरिस कंट्रोल करता है, राइट? नाउ व्हाट इज प्यूपिल? प्यूपिल इज द स्मॉल सर्क्यूलर ओपनिंग ऑफ द आयरिस. ये जो स्मॉल सर्क्यूलर ओपनिंग ऑफ द आयरिस है, दैट इज प्यूपिल. एंड इट अपीयर्स ब्लैक. ये ब्लैक कलर का, हम आप देखोगे ये ब्लैक कलर का होता है आपका प्यूपिल. वाई? बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट. ठीक है, तो ये आपके आई के पार्ट्स हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन अपने हिसाब से परफॉर्म करता है. ओके, डिफेक्ट्स ऑफ द विजन. अब डिफेक्ट्स ऑफ द विजन की बात करते हैं. आंखों के क्या डिफेक्ट्स होते हैं? सबसे पहले मायोपिया और नियर साइटेडनेस. मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है. सो मायोपिया इज एन आई डिफेक्ट ड्यू टू विच द आई इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. तो मायोपिया की वजह से क्या होता है? मुझे दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते. नजदीक के ऑब्जेक्ट्स तो मुझे क्लियरली दिखते, लेकिन मुझे दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते. सो मायोपिया इज एन आई डिफेक्ट ड्यू टू विच द आई इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. This occurs when the light rays entering the eye converge in front of the retina in the vitreous body. ये पता है कब होता है? जब लाइट रेज जो आई में एंटर कर रही है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना जो है विट्रेस बॉडी में इमेज फॉर्म करती है, तो मायोपिया होता है. मायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द आई लेंसेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. मायोपिया जो में क्या होता है? आईबॉल इलोंग हो जाती है, लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से मायोपिया होता है. सो मायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, दैट इज द डिस्टेंस. इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल मतलब रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, नॉर्मल डिस्टेंस से बढ़ गया. तब जो है मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ. देखो ये आई है, सॉरी फॉर माई डायग्राम. देन वी हैव दिस लेंस. देखो यहाँ से जो है रेज एंटर कर रही है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रेज एंटर कर रही है. तो यहाँ पर आपका रेटिना है, ये आपका रेटिना है. तो क्या होता है? जब इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल हो रही है, जब आईबॉल इलोंग हो रही है, तो ऑब्जेक्ट बनने यहाँ पर बनना चाहिए था, इमेज तो आपको कायदे से यहाँ पर बनी चाहिए थी, लेकिन इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल की वजह से, मायोपिया की वजह से इमेज अब आपको कहाँ बन रही है? रेटिना के सामने बन रही है, इधर बन रही है, राइट? जब खुद कॉमन सेंस सोचो ना, जब आईबॉल इलोंगेट हो गई, इमेज तो वहीं पर बनेगी क्योंकि वो बाय बर्थ वैसा ही है, उसकी जगह तो चेंज नहीं हो सकती. लेकिन अब जब आईबॉल बड़ी हो जाएगी, इमेज तो वहीं पर बनेगी, लेकिन रेटिना आपका पीछे चला गया, राइट? तो मायोपिया हो गया. आ रहा है समझ? सो मायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, दैट इज द डिस्टेंस. ये जो नॉर्मल डिस्टेंस से ज्यादा, जो अगर आईबॉल की जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए तो रेटिना पीछे चला जाएगा, लेकिन इमेज तो वहीं पर बनेगी ना, क्योंकि वो बाय बर्थ वैसा ही है, वो चेंज तो नहीं हो सकता ना. तो दैट इज व्हाट मायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल. लेंस और रेटिना के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन इमेज तो वहीं पर बनेगी जहां पहले से बन रही थी, वो बाय बर्थ वैसा ही है, लेकिन रेटिना पीछे चला गया, राइट? So this is defect is commonly known as nearsightedness. इस myopia को बोलते commonly. And a myopic eye forms the image of a far off object in front of the retina. क्यों? Because of the increase in the converging power of the eye lens. Converging power में increase हो जाता है तो वो retina से पहले जो है image बनना शुरू होती है. Thus myopia can be rectified by making the eye lens more divergent, और by आप बोल सकते हो एक कॉनकेव लेंस को हम यूज करते हैं ताकि मायोपिया रेक्टिफाई हो जाए. देखो यहाँ पर मैंने इमेज दिखाई है, ये एक मायोपिक आई है. वेट, ये एक मायोपिक आई है. देखो इमेज बननी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन बन रही है यहाँ पर. तो हम क्या करेंगे? ये मायोपिक आई है, हम एक कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे. कॉनकेव लेंस हमने यूज किया, कॉनकेव लेंस, या फिर आप डाइवर्जेंट लेंस बोल सकते हो, ताकि जो है वो जो है इमेज को कहां पर बन सके? यहाँ रेटिना पर इमेज बन जाती है. सो अ कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू रेक्टिफाई myopia. So yeah,
देन वी हैव हाइपरमेट्रोपिया, और या फिर हाइपरमेट्रोपिया को आप लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल सकते हो. So hypermetropia or long sightedness. Now hypermetropia is an eye defect due to which the eye is not able to see, due to which the distinct vision तो clear होता है but the near vision is blurred. टोटल अपोजिट ऑफ मायोपिया. कुछ नहीं, मायोपिया का सारा जो भी आपने पढ़ा उसको उल्टा कर दो, वो आपका हाइपरमेट्रोपिया है. So hypermetropia or long sightedness is an eye defect due to which the distinct vision तो clear होता है but the near vision जो होता है आपका blur होता है. मैं इस नोटबुक को उधर रखूंगी, मुझे ध्यान से सब कुछ अच्छी तरीके से दिख रहा है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मैं पास से जो है कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे ब्लर दिख रहा है. दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, कुछ ब्लर दिख रहा है, राइट. So this occurs when the light rays entering the eye converge behind the retina. अब उसमें क्या होता था, in front of the retina. इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट से लाइट्स आ रही है वो कहां पर कन्वर्ज हो रही है, रेटिना के पीछे. Because hypermetropia is caused due to the shortening of the eyeball. That is called due to the elongation of the eyeball. Now hypermetropia is caused due to the shortening of the eyeball. That is the distance between the lens and the retina is decreased. That is increase in the focal length of the eye lens. देखो आई बनाया मैंने यहाँ पर, वेट, पार्डन माय डायग्राम. सो लुक, देखो यहाँ पर मैंने आई बनाई, ये आपका लेंस है, रेटिना तो आपका यहाँ पर है, राइट. तो मैंने क्या बोला, जब ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, बननी चाहिए थी कायदे से वो यहाँ पर, बट हाइपरमेट्रोपिया की वजह से वो कहाँ बनना स्टार्ट हो गई, रेटिना के पीछे, इधर कहीं बनेगी वो. बिकॉज देखो रेटिना तो वहीं पर है, वो बाई बर्थ वहीं पर इमेज बनेगी, राइट. वो वहां पर ही रेटिना ऑलरेडी वहां पर था, लेकिन आईबॉल छोटी हो गई तो रेटिना आगे आ गया, लेकिन इमेज तो वहीं पर बनेगी ना, क्योंकि वो बाई बर्थ वैसा ही है. इमेज खुद ब खुद ऐसे यहाँ पर बनना स्टार्ट नहीं हो जाएगी ना. जब आईबॉल छोटी हो गई, इमेज तो वहीं पर बनेगी जहां बन रही थी, क्योंकि वो बाई बर्थ वैसा ही है, लेकिन रेटिना आगे आ गया. तो जब रेज आएंगी वो पीछे बनना शुरू हो जाएंगे. ये एक हाइपरमेट्रोपिक आई है. ओके, राइट दैट. सो हाइपरमेट्रोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल. देखो इमेज वहीं पर बनेगी जहां से बाई बर्थ बन रही है, लेकिन आईबॉल छोटी हो गई. रेटिना पहले यहां था, लेकिन आईबॉल छोटी हो गई तो यहां आ गया, लेकिन इमेज तो वहीं पर बनेगी ना. दैट इज द केस. So hypermetropia is caused due to the shortening of the eyeball. That is the distance between the retina and the eye lens is decreased, and increase in the focal length increase हो जाएगी, vice versa. So it is commonly known as, इसको long sightedness बोलते हैं, उसको near sightedness बोला जाता था. So a long sighted eye forms the image of a nearby object behind the retina. वो behind the retina क्यों बनाती है, because of the decrease in the converging power of the eye lens, right. तो behind the retina image बनती है. So thus long sightedness is caused due to the decrease in the converging power of the eye lens. Now अब इसको rectify कैसे कर सकते हैं, correct कैसे कर सकते हैं. This hypermetropia can be rectified by using a suitable convex lens. इसमें convex lens, एक suitable convex lens को use करके हम जो है hypermetropia को correct कर सकते हैं. ये एक hypermetropic eye है, हम एक suitable convex lens को जब हम प्लेस करेंगे तो वो इमेज को कहां पर कन्वर्ज कर देगा, रेटिना पर इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी. आगे चलते हैं. नाउ वी हैव प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया क्या होता है, ये बूढ़ों में यूजुअली होता है, जो ओल्ड एल्डर्स होते हैं उनमें यूजुअली होता है. इसमें क्या होता है, जो सिलरी मसल्स होती है ना, जो हमने पढ़ा, वो वीक हो जाती है. इस प्रेसबायोपिया में जो सिलरी मसल्स है वो वीक हो जाती है. सो प्रेसबायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू व्हेन द सेंटर ऑफ द आई लेंस हार्डन्स मेकिंग इट अनएबल टू एकोमोडेट नियर विजन. जो आई लेंस का सेंटर होता है ना, वो हार्ड बन जाता है और नियर विजन तो दिखता ही नहीं है, ठीक है. So presbyopia is caused when the center of the eye lens hardens, making it unable to accommodate near vision. This condition generally affects almost everyone above the age of 50. Generally सारे लोग जो above the age of 50 होते हैं उनको ये condition affect करती है. Usually, generally, it is not necessary कि होगा ही होगा, right? And in this eye defect, the eye may be suffering partly from myopia and partly from hypermetropia. इस eye defect में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो eye है, पार्टली या तो उनको मायोपिया भी होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है. पार्टली वो मायोपिया से सफर कर रही होती है आई, और पार्टली हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रही होती है. तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, आई ग्लासेस विद बाइफोकल और प्रोग्रेसिव लेंसेज आर प्रिस्क्राइब्ड टू करेक्ट और इम्प्रूव द कंडीशन. तो आई ग्लासेस यूज करने पड़ते हैं, बाइफोकल, या फिर बाइफोकल मतलब जिसमें मायोपिया का भी वो हो
और हाइपरमेट्रोपिया का भी हो, और प्रोग्रेसिव लेंस आर प्रिस्क्राइब टू correct or improve the condition. So that is all about the defects of the vision. Coming on to the dispersion of light. Now, what is dispersion of light? So, dispersion of light is the splitting of white light into 7 constituent colors on passing through a prism. जब एक prism से light व्हाइट लाइट पास करेगी और 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स उसके निकल जाते हैं, रेनबो के कलर्स, तो उसको डिस्पर्शन, लाइट का फैलना। आप बोलोगे कि डिस्पर्शन क्या हवा में डिस्पर्शन तो नहीं होता, वैक्यूम में डिस्पर्शन तो नहीं होता, प्रिज्म में डिस्पर्शन क्यों होता है? क्योंकि जो डिस्पर्शन है वो सिर्फ कुछ ही चीजों में जो है डिस्पर्शन, व्हाइट लाइट जो है हर जगह डिस्पर्स नहीं करती, वो कुछ ही डिस्पर्टिव मीडियम्स में डिस्पर्स करती है, और प्रिज्म उनमें से एक है। So the splitting of white light into its 7 constituent colors on passing through a glass prism is called as dispersion of light. So the 7 constituent colors formed during the dispersion of light. अब कौन से 7 कलर्स बनते हैं उनको हम याद रखते हैं इस नाम से, विबगायर, इस नाम से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये शॉर्ट फॉर्म है याद रखने का इन 7 कलर्स का। तो ये 7 कलर्स बनते हैं ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नाउ कॉज क्या है देखो, नाउ रेड डिविएट्स द लीस्ट, वायलेट डिविएट्स द मोस्ट। रेड जो है सबसे कम डिविएट होती है और वायलेट सबसे ज्यादा डिविएट होता है। ऐसा क्यों होता है? वायलेट जो है सबसे ज्यादा डिविएट होता है, रेड सबसे कम, क्योंकि जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। इसमें ऑपोजिट होता है, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है वो कम डिस्पोज होता है, जिसकी कम वेवलेंथ होती है वो ज्यादा डिस्पोज होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस। नाउ कॉज ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन होता क्यों है? So different colors of white light on having different wavelengths deviate through different angles on passing through a glass prism. जो different colors of white light है जिनकी different wavelengths है, वो एक glass prism के थ्रू जब हम उसको पास करते हैं तो वो different angles में deviate हो जाती है। That is why they split out on coming out of the prism along different directions. इसलिए जो है वो different directions में prism से बाहर आते वक्त split हो जाती है। So different colors of white light having different wavelengths deviates through different angles on passing through a glass prism. That is why they split out on coming out of the prism along different directions. तो ये नाम आप याद रखिएगा, विबगायर। आगे चलते हैं। This is dispersion of light. अब इस को आपने समझते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझते हैं। Now what is atmospheric refraction? Now एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है लाइट चैप्टर में। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो बेंड करती है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? सो इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब लाइट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करती है तो वो बेंड, मल्टीपल रिफ्रैक्शन सफर करती है। आप बोलोगे मल्टीपल रिफ्रैक्शन क्यों सफर करती है, एक ही बार क्यों नहीं होता है, एक ही रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना कुछ है, SO2 है, CO2 है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, पता नहीं क्या क्या गैसेस है, और उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी एक जैसी नहीं है। हर जगह अलग अलग चीजों की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है वहां पर CO2 ज्यादा है, जहां पर खुली हवा है वहां CO2 कम है, राइट? तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है। सो अर्थ की जो है, अर्थ की डिफरेंट लेयर्स है और सब लेयर्स की सेम डेंसिटी नहीं होती है, सबकी अलग अलग है। ये नहीं कि अच्छा ये लेयर नंबर ए है, इसकी ये पर्टिकुलर डेंसिटी और यही रहेगी, नहीं, डेंसिटी चेंज होती रहती है लेयर्स की हर सेकेंड, हर मूवमेंट, हर पल, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, जो डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है, एक कॉन्स्टेंट डेंसिटी नहीं है, राइट? So atmospheric refraction is the bending of light. तो इसलिए multiple refractions जो है, जब एक light atmosphere की layer से पास करती है तो multiple refractions सफर करती है, constant refraction सफर नहीं करती है। So atmospheric refraction is the bending of light on passing through the Earth's atmosphere. So the upper layers of the atmosphere are rarer. देखो जैसे हम ऊपर जाते हैं ना एटमॉस्फेयर से ऊपर, तो ऊपर जो है डेंसिटी कम होती जाती है और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं डेंसिटी बढ़ती जाती है, राइट? सो एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डेंसिटी ऑफ द जो एयर है दैट decreases. Therefore the upper layers of the atmosphere are rarer as compared to the lower layers. जो upper layers है वो rarer होती है और नीचे वाली layers denser होती है. The upper layers of the Earth's atmosphere are rarer as compared to the lower layers of the Earth
एटमॉस्फेयर. सो द लाइट फ्रॉम द सेलेशियल बॉडी जो यूनिवर्स में स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, सन, जो भी लाइट है, सो द लाइट फ्रॉम द सेलेशियल बॉडीज सफर मल्टीपल रिफ्रैक्शंस बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस को रीच करने से पहले स्टार से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन उनको सफर करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि डेंसिटी कॉमन है, कभी यहाँ ज्यादा है, कभी यहाँ ज्यादा है, राइट. तो डेंसिटी कॉमन है तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन सफर करनी पड़ती है. दिस इज व्हाट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज. अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से काफी फिनोमिनाज होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे. सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. अब आप बोलो कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? उनमें कोई बल्ब लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है? नहीं. स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, स्टार्स असल में ट्विंकल करते ही नहीं है, वो हमें जस्ट they just appear to twinkle. Actually वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते. अब देखो देखो मैं देखो यहां पर आप खड़े हो, मान लो कि आप यहां पर खड़े हो, मैं 3 मूवमेंट ले रही हूँ, तो मूवमेंट ले रही हूँ, सेकंड भी नहीं ले रही हूँ, मूवमेंट ले रही हूँ मैं, बिकॉज अ मूवमेंट कैन बी लेस देन अ सेकंड और ग्रेटर देन अ सेकंड. तो 3 मूवमेंट में ले रही हूँ, 3 मूवमेंट्स पे. एंड यहाँ पर देखो मूवमेंट 3, ये 3 मूवमेंट्स मैंने ले लिए. मान लो कि स्टार यहां पर है, स्टार की पोजीशन में चेंज नहीं कर रही हूं. अब देखो मैंने बोला कि जो एयर की अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स है, उनकी अलग अलग डेंसिटी है. कभी यहाँ डेंसिटी ज्यादा हो गई, कभी यहाँ ज्यादा, क्या पता कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ डेंसिटी चेंज होती रहती है. सेकेंड मूवमेंट्स में चेंज होती रहती है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती है. तो मान लो कि इस स्टार से 3 रेज आ रही है और वो ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, और आपको स्टार काफी ब्राइट दिख रहा है, काफी ब्राइट दिख रहा है आपको स्टार. ओके, वेरी ब्राइट. फिर दूसरा केस देखो, दूसरे केस में क्या हो रहा है, लाइट स्टार से जो है अगेन 2 रेज आ रही है, 2 रेज आ रही है. एक रे तो यहाँ चली गई, एक रे तो यहाँ चली गई, एक रे तो आपकी आंख पे आई नहीं, तो एक ही रे आपके आंख तक पहुंची, राइट. क्योंकि एक रे तो यहाँ पर चली गई, एक ही रे आपकी आंख तक पहुंची. तो इस केस में आपको स्टार काफी डिम दिख रहा है, एकदम ब्राइट से एकदम डिम दिख रहा है आपको स्टार. ठीक है. और ये क्यों होता है ब्राइट डिम, क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे स्टार्स क्यों हो रहे हैं? मल्टीपल रिफ्रैक्शन सफर हो रही है, डेंसिटी चेंज हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ये कभी वो, राइट. मूवमेंट 3 पे देखो, मूवमेंट कैन बी ग्रेटर देन अ सेकंड और लेस देन अ सेकंड, तो इसलिए मैंने मूवमेंट लिया है. आप सेकंड भी ले सकते हो अपने उसके लिए, ईज के लिए. अब देखो कौन सा कलर, ओके देखो अब क्या हो रहा है मूवमेंट 3 पर. मूवमेंट 3 पर 2 रेज आपकी आईज तक पहुंच रही है और अब आपको स्टार ब्राइट दिख रहा है, लेकिन दूसरे वाले से, पहले वाले से कम ब्राइट दिख रहा है, लेकिन दूसरे वाले की कंपैरेटिवली ब्राइट दिख रहा है, लेकिन पहले वाले से कम ब्राइट दिख रहा है. तो लिटिल ब्राइट दिख रहा है, लिटिल ब्राइट आपको दिख रहा है दूसरे वाले से, लेकिन पहले वाले से कम. तो क्या हो रहा है, ये स्टार ब्राइट डिम ब्राइट डिम ब्राइट डिम होता रह रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से डेंसिटीज चेंज हो रही है और ये ब्राइट डिम स्टार बन रहा है. तो ऐसे ब्राइट डिम स्टार होते रहते हैं और आपको लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो ट्विंकल नहीं कर रहे हो. तो वैसे ब्राइट डिम होते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और आपको लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं. Got my point? So got my point? देखो, so what I said that the stars twinkle at night due to atmospheric reaction. Actually stars do not twinkle but they appear to twinkle. वैसे bright dim हो रहे होते हैं और आपको लगता है twinkle हो रहे हैं, but वो twinkle नहीं हो रहे होते, वो रिफ्रैक्शन उनकी चेंज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका चेंज हो रहा है, राइट. सो स्टार्स डू नॉट ट्विंकल बट दे अपीयर टू ट्विंकल, वो अपीयर करते हैं जैसे कि वो ट्विंकल कर रहे हैं. सो द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. किसकी वजह से वो ट्विंकल करते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो ट्विंकल करते हैं. सो व्हाट हैपेंस, लाइट फ्रॉम अ स्टार ट्रैवल्स फर्स्ट इन वैक्यूम एंड देन एंटर्स इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ना अब मैंने बोला कि ऊपर वाली लेयर्स लेयरर है, नीचे वाली लेयर्स डेंसर है. सो एज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, जिसमें नीचे नीचे जाऊंगी डेंसर होती जाएगी लेयर्स, तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी.
So as the optical density of air increases towards the surface of the earth, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर लेयर. जो स्टार से लाइट है वो रेयरर से डेंसर लेयर्स में जा रही है और हर बार किस पे बेंड हो रही है? बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. राइट, लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब रेयरर से डेंसर लेयर में लाइट जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है. राइट, सो when the starlight reaching our eyes increases, the star look bright, and when the starlight reaching our eyes decreases, the star looks dim. जब लाइट इंक्रीज हो जाएगी तो स्टार ब्राइट दिखेगा, जब लाइट कम हो जाएगी तो स्टार डिम दिखेगा. तो स्टार्स गोज ऑन बिकमिंग ब्राइट एंड डिम, ब्राइट एंड डिम, ब्राइट एंड डिम, वो बनते रहते हैं. तो इसकी वजह से हमें लगता है कि वो ट्विंकल होते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. दे आर नॉट एक्चुअली ट्विंकलिंग, दे आर जस्ट बिकमिंग ब्राइट एंड डिम ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आगे चलते हैं. Next is advanced sunrise and delayed sunset. Advanced sunrise का क्या मतलब है? That the sun appears to rise 2 minutes earlier before it actually is, and the sun appears to set 2 minutes before it actually is. देखो, मैं यहाँ पर बनाती हूँ. Sorry, wait. पेन कहाँ गया? हाँ, देखो, ये अर्थ मैं बनाती हूँ. कितनी गंदी अर्थ है. अर्थ बना ली मैंने. ये अर्थ है, ठीक है. और चलो मैं एटमॉस्फेयर भी बना देती हूँ अर्थ का. ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का. ये जो डॉटेड लाइन में बना रही हूँ, इमेजिन करो कि एटमॉस्फेयर है, ठीक है. इमेजिन दैट इज एटमॉस्फेयर. अब है हॉरिजॉन. किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन क्या होता है? व्हाट इज हॉरिजॉन? What is horizon? The line at which Earth's surface and the sky appear to meet. So what is horizon? The line at which the earth's surface and the sky appear to meet. जहाँ पर आपको धरती और अंबर मिलते हुए दिखते लगता है. जहाँ पर भी आप खड़े हो, डेजर्ट पे खड़े हो तो अलग आपका हॉरिजॉन होगा. आप अपनी सी पर खड़े हो, समुद्र पे खड़े हो तो अलग हॉरिजॉन होगा. आप अपने घर की छत पे खड़े हो तो आपका अलग हॉरिजॉन होगा. राइट, हॉरिजॉन आपका वो होता है जहां पर आपको अर्थ का सरफेस और स्काई, आसमान, अंबर जो है मिलते हुए दिखते हैं, वो आपका हॉरिजॉन होता है. राइट, अलग अलग जगह पर आपका हॉरिजॉन अलग अलग होता है. आपको ये तो पता ही है कि जो सन है वो कभी कहीं राइज होता है, कभी कहीं राइज होता है. ऐसा क्यों होता है कि क्या सन कभी यहाँ होता है कभी वहां होता है? नहीं, वो अपनी जगह पर होता है. एक्चुअली क्या होता है, हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे जो है रोटेट कर रही होती है. तो इसी रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से कभी कहीं सनराइज होता है तो कभी कहीं सनराइज होता है. तो आपको हॉरिजॉन क्या होता है? वो लाइन जहां पर आप कहीं पर भी खड़े हो. ऑब्वियसली कहीं ऊंचा खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो बिल्डिंग से कुछ दिखेगा नहीं. तो जहां पर भी आप खड़े हो तो वहां से जहां से आपको अर्थ का सरफेस और स्काई मिलता हुआ दिख रहा है, जमीन और आसमान लाइक मिलते हुए दिख रहे, उसको हॉरिजॉन बोला जाता है. आपका लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन बोला जाता है. मान लो कि आप यहां पर खड़े हो, हाँ, और यहां पर सन है. सन यहाँ पर है, सनराइज की बात कर रही हूं मैं, ठीक है. यहाँ पर सन है तो कायदे से तो आपको सन दिखना नहीं चाहिए क्योंकि वो अभी आपके हॉरिजॉन के, आपके लाइन ऑफ साइट के नीचे. तो आपको कायदे से सन तो दिखना चाहिए नहीं क्योंकि वो आपके हॉरिजॉन से नीचे. पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो सन की लाइट है वो आपको 2-4 मिनट, उसके राइज होने से 2-4 मिनट पहले ही आपकी आंखों तक पहुंच जाती है. सन की जो लाइट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उसके राइज होने से 2-4 मिनट पहले ही आपकी आंखों तक पहुंचा देती है. मैंने बोला ना एडवांस सन. व्हाट इज एडवांस सनराइज? दैट द सन नियर द हॉरिजॉन, द सन अबव द हॉरिजॉन, the sun appears to rise above the horizon 2 minutes before, 2 or 4 minutes before it actually is. This is called advanced sunrise due to atmospheric refraction. So the sun की जो लाइट है आपकी आंखों पे 2-4 मिनट उसके राइज होने से पहले ही पहुंच जाती है. किस वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. तो आपका माइंड ये परसीव करता है, आपकी आंखें परसीव करते हैं कि नहीं नहीं सन तो उग गया,
एक्चुअली में वो अभी उगा नहीं होता है, लेकिन आपका माइंड ये परसीव करता है कि सन उग गया, क्योंकि जो उसकी लाइट है वो आपकी आंखों तक 2-4 मिनट उसके राइज होने से पहले ही पहुंच रही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। So the sun appears to rise above the horizon 2 minutes or 4 minutes before it actually is, क्योंकि आप उसकी रेज आपकी आंख तक पहुंच रही है 2-4 मिनट। कायदे से आपको नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपके हॉरिजॉन से आपके लाइन ऑफ साइट से आपकी सन अभी नीचे, लेकिन उसकी रेज आपकी आंखों तक पहुंच रही है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन 2-4 मिनट पहले। तो इसलिए आपको सन, आपका माइंड परसीव करता है कि नहीं नहीं सन तो क्या, राइट? एक्चुअली वो अभी उगा नहीं होता है, तो 2-4 मिनट पहले ही होता है। सो द सन appears to rise above the horizon 2 minutes before it actually is. This is called advanced sunrise due to atmospheric refraction. सन के सेट के साथ भी सेम केस है। The sun appears to set 2 minutes before it actually is. सेम यही केस होता है, लाइट पहले ही पहुंच जाती है और आपको लगता है कि बस सन तो सेट हो गया, राइट? सो द सन appears to set 2 minutes before it actually is. This is called delayed sunset due to atmospheric refraction. यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम भी दिखाई हुई है। आगे चलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज योर नेक्स्ट फिनोमेना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? मतलब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन खत्म हो गया, अब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बढ़ रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? सो द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टिकल, जैसे कि एटम है, एक मॉलिक्यूल है, एक वाटर ड्रॉपलेट है, एक डस्ट पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है जब लाइट, तो कुछ लाइट वो ऑब्जॉर्ब करती है, कुछ लाइट की एनर्जी वो पार्टिकल जो है, वो जिस पार्टिकल के अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो कुछ लाइट की एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं और कुछ जो है वो स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एन एटम, अ मॉलिक्यूल, अ डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स एटसेट्रा. It involves the bouncing off of electromagnetic radiations of atoms, molecules of the medium through which they are traveling. ठीक है, तो इसके स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से काफी फिनोमेना होते हैं। ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है, राइट? द कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, द रेडनिंग ऑफ सन, सनराइज और सनसेट पे स्काई जो सन जो है रेड क्यों दिखता है, उन फिनोमेना के बारे में अब हम पढ़ेंगे। दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब एक व्हाइट लाइट गई एक पार्टिकल में, किसी भी पार्टिकल में, वो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती है और बाकी एनर्जी ऐसे इधर उधर स्कैटर कर देती है, ठीक है, फैला देती है। आगे चलते हैं। नाउ ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जो स्काई है हमें ब्लू दिखता है। आपने कभी सोचा हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? पिंक क्यों नहीं दिखता, रेड क्यों नहीं है, व्हाइट, इंडिगो, कुछ कलर का क्यों नहीं है, ब्लू ही क्यों होता है स्काई? Why is the color of the sky blue? उसके बारे में अब हम समझते हैं। So the blue color of the sky is due to the atmospheric refraction, is due to is due to the scattering of light, क्योंकि हम scattering of light पढ़ रहे हैं। So blue color of sky is due to the scattering of light because the molecules of air and other fine particles present in the atmosphere scatter light of smaller wavelength at blue end rather than the light of larger wavelength at red end. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी SO2 है, CO2 है, गैसेस बहुत सारी है, डस्ट पार्टिकल्स है, राइट? ये सब कुछ बहुत सारी छोटी छोटी हमारी छोटी छोटी टाइनी टाइनी चीजें हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उन छोटी चीजों के लिए स्मॉलर वेवलेंथ पर लाइट को स्कैटर करना ज्यादा एफिशिएंट होता है, राइट? तो इसलिए वो स्मॉलर वेवलेंथ पर जो है लाइट को स्कैटर करते हैं, बड़े वेवलेंथ पे नहीं। तो अब हमारा वेवगाइर क्या है? वेवगाइर ये है। तो इसमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट, इंडिगो और ब्लू की सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो कायदे से तो हमारा सबसे कम तो वायलेट और इंडिगो की है, ब्लू तो बाद में आता है। तो कायदे से तो हमारा जो स्काई है वो वायलेट या इंडिगो हमें दिखना चाहिए, तो ब्लू क्यों दिखता है? इसके दो कारण है बच्चा। पहला ये कि हमारी जो आंखें हैं वो ब्लू कलर को ज्यादा परसीव करती है। दूसरा ये कि जो सन का स्पेक्ट्रम है, हर व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम जो है एक दूसरे थोड़ा अलग होता है। तो जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसमें ब्लू लाइट का जो कंपोनेंट है वो वायलेट और इंडिगो से ज्यादा है। जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसमें ब्लू लाइट का कंपोनेंट वायलेट और इंडिगो से ज्यादा है। तो इसलिए जो है हमारे स्काई वायलेट या इंडिगो नहीं दिखता बल्कि ब्लू दिखता है, क्योंकि हमारे स्काई आसमान में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा इफेक्टिवली जो है स्कैटर कर पाते हैं। तो इन वायलेट और इंडिगो और ब्लू सबसे कम वेवलेंथ है इनकी, लेकिन वायलेट और इंडिगो क्यों नहीं है हमारा स्काई? क्योंकि हमारी आंखें ब्लू लाइट को ज्यादा परसीव करती है और सोलर स्पेक्ट्रम में वायलेट और इंडिगो से ज्यादा कंपोनेंट किस कलर का है? ब्लू का है। तो इसलिए हमारा स्काई ब्लू होता है। So as the wavelength of blue color is roughly the half the wavelength of the red color, so therefore the intensity of the scattered blue lights dominates and scatter in the atmosphere, और इसलिए हमारा स्काई जो है ब्लू हमें दिखता है।
The sky is not blue and appears dark to the passengers traveling at higher altitudes because of the non-prominent scattering at higher altitudes. जो higher altitudes पे जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, या आप फ्लाइट में देखोगे जब हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो वहां पर डार्क होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते. ऊपर कोई पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो नो स्कैटरिंग. स्कैटर किसके थ्रू होगा, राइट? तो इसलिए नॉन प्रोमिनेंट स्कैटरिंग होती है हायर ऑल्टीट्यूड्स पे. इसकी वजह से जो है, जो आप फ्लाइट्स में जब आप देखोगे ऊपर, आप जब ट्रैवल करते हो ज्यादा, तो आपको जो स्काई पूरा ब्लैक दिखता है. सो दिस इज वाई द ब्लू कलर ऑफ, व्हाट इज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई. आगे चलते हैं. रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट. अब आपने कभी सोचा कि सन जो है रेड क्यों होता है सनराइज और सनसेट के वक्त? देखो, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द हॉरिजॉन. हॉरिजॉन क्या है? द लाइन एट विच आपको द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट. आपको लगता है कि धरती और अंबर मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पर आपका हॉरिजॉन अलग अलग होता है. सो द लाइट फ्रॉम द सन near the horizon passes through thicker layers of the earth and larger distance in the earth's atmosphere before reaching our eyes. जो लाइट एक सन से है जब वो पास करती है तो वो thicker layers of earth से उसको पास करना पड़ता है, larger distance in atmosphere में पास करना पड़ता है. जब सन से लाइट आती है हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले, तो जो मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो जाती है. हेंस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है. द रेड कलर व्हिच हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड द लीस्ट. जो रेड कलर है उसकी सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और वही सबसे कम स्कैटर होती है. एज आई सेड के उल्टा होता है. तो क्या होता है दस, और इस वक्त जो लाइट हमारी आंखों को पहुंच रही होती है वो होती है छोटी वेवलेंथ की, और लार्ज वेवलेंथ की. और लार्ज वेवलेंथ किसकी है? रेड की. Hence, the sun appears to be reddish at the time of sunrise and sunset. So, at the time of sunrise and sunset, the sun is near the horizon. The light from the sun near the horizon passes through thicker layers of the Earth's atmosphere and larger distance in the Earth's atmosphere before reaching our eyes. And hence, most of the blue light is scattered. And the red color, which has the largest wavelength, is scattered the least. And at this time, the light that reaches our eyes is of larger wavelength, that is red. Hence, the sky appears to be reddish at the time of sunrise or sunset. अब लास्ट कॉन्सेप्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. रेनबो की फॉर्मेशन को समझते हैं. देखो, रेनबो सबसे पहले बात करते हैं रेनबो होता क्या है. व्हाट इज अ रेनबो? अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है रेनबो सनलाइट का. सो अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट appearing in the form of bows. जो होता है फॉर्म, बोज की फॉर्म में रेनबो होता है ना, in the form of bows appearing in the sky when the sun shines on the raindrops. जब बारिश गिरती है तब, और हमने बोला ना जब धूप और बारिश होती है तभी रेनबो आता है. तो जब रेनबो, जब एक सन शाइन करता है रेनड्रॉप पे तो बोज की फॉर्म में हमें आसमान में रेनबो दिखता है. So a rainbow is a natural spectrum of sunlight in the form of bows appearing in the sky when the sun shines on the raindrops, right? So it is always formed in the direction opposite to the direction of the sun. रेनबो हमेशा सन के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में फॉर्म होता है, क्योंकि बारिश यहाँ पे गिर रही है, सन इस पे जो है सनलाइट गिरेगी तो वो डिस्पोज ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ना, तो ऑब्वियसली जो सन के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में हमेशा रेनबो फॉर्म होता है. टू सी इट इज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ, इसमें रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, डिस्पर्शन भी होती है. सो इट इज अ कंबाइंड effect of reflection, refraction and dispersion of light when the sun shines on the raindrops. तो ये तीनों का इफेक्ट होता है. And to see a rainbow, the sun must be behind us and the water droplets fall in front of us. अगर हम एक रेनबो को देखना है तो सन हमेशा हमारे पीछे होना चाहिए और वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे सामने गिरनी चाहिए. This is what a rainbow is. तो अब देखते हैं कि ये रेनबो फॉर्म कैसे होता है. जब ये सन है, नाउ व्हेन सन शाइन्स ऑन द रेन ड्रॉप, जब ये रेन ड्रॉप है, ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही होती है ना, ये उसमें से एक बूंद है, इतना माइन्यूट व्यू दिखाया गया है. दिस इज वाटर ड्रॉपलेट. सो क्या होता है व्हेन द सन शाइन्स ऑन द रेन ड्रॉप्स, इट इज रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड. यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाती है, बेंड हो जाता है और यहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं, सातों कलर्स निकल आते हैं व्हाइट लाइट के, राइट. तो इट इज रिफ्रैक्ट होता है और डिस्पर्स होता है. एज आई सेड, जो व्हाइट कलर है वो कुछ ही डिस्पर्सिव मीडियम्स में डिस्पर्स होती है, रेन ड्रॉप भी उनमें से एक है. सो यहाँ पर इट इज व्हेन द सन शाइन्स ऑन द रेन ड्रॉप्स, इट इज रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड. नाउ द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट having different wavelengths bent in different angles. ये different angles में जो सारे लाइट के जो कलर्स हैं बेंड हो जाते हैं. नाउ द डिफरेंट कलर्स, जो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं लाइट के, रिफ्लेक्ट इंटरनली ये रिफ्लेक्ट होते हैं. जो रिफ्लेक्शन भी हो गई, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे डिफरेंट कलर्स, राइट.
So what I said, that when sun shines on the raindrops, it is refracted and dispersed. So when the different colors of the light fall on the back inner surface of the, ये जो back inner surface पे fall करते हैं, तो it is reflected, internally reflection होती है. Now the raindrop again refracts, यहाँ पर again फिर से यहाँ पर refraction होती है. The raindrop again refracts the different colors of the light when it comes out of the raindrop. जब ये बाहर आते हैं तो फिर से refraction होती है. So the raindrop again refracts the different colors of the light when it comes out of the raindrop and leaving these different colors as rainbow. यही rainbow की तरह बाहर आ जाते हैं. Simple. So what happens is, when sun shines, when sunlight enters into a spherical raindrop, it is refracted and dispersed. When different colors of the light fall on the back inner surface of the raindrop, it reflects the different colors of the light internally. The raindrop again refracts the different colors of the light when it comes out of the raindrop. The water droplet जो है, it again refracts. फिर से यहाँ पर फिर से refraction हो रही है ना. So the water droplet again refracts the different colors of the light when it comes out of the raindrop. After leaving these different colors from the raindrop as rainbow, reaches our eyes. Thus we see a rainbow. तो rainbow बनता है. That is it for today. We completed the chapter. I hope you understood everything clearly, and I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.